हिंदू विधि में आज का टॉपिक है नल्टी ऑफ मैरिज, विवाह की अकृतता। आज का टॉपिक है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत विवाह की अकृतता संबंधी प्रावधान का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि हिंदू विवाह अधिनियम की किन धाराओं में विवाह की अकृतता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। तो इसका जवाब होगा हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 तथा धारा 12। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 और धारा 12 में विवाह की अकृतता से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत किन विवाहों को अकृतता की डिक्री के द्वारा अकृत घोषित करवाया जा सकता है। तो इसका जवाब है हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत शून्य विवाह तथा शून्य कन्या विवाह के पक्षकार ही विवाह की अकृतता की डिक्री के लिए आवेदन कर विवाह को अकृत घोषित करवा सकते हैं। तो हम ये समझ ही चुके होंगे कि आज के टॉपिक में शून्य और शून्य कन्या विवाह को अकृत घोषित करवाया जा सकता है। ये शून्य और शून्य कन्या विवाह क्या है, तो इसके लिए हमें हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 तथा धारा 12 का अध्ययन करना होगा। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 में उन प्रावधानों का वर्णन किया गया है जिनके अंतर्गत विवाह वॉइड मैरिज की श्रेणी में आता है, और इसी अधिनियम की धारा 12 में उन प्रावधानों का उल्लेख किया गया है जिनके अंतर्गत विवाह वॉइडेबल मैरिज की कैटेगरी में आता है, यानी शून्य और शून्य कन्या विवाह को अधिनियम की धारा 11 तथा धारा 12 में वर्णन किया गया है। इस अधिनियम की धारा 11 के अंतर्गत यह कहा गया है कि ऐसा कोई भी विवाह जो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 के क्लोज 1 के उल्लंघन में किया गया है शून्य होगा। धारा 11 में ये कहा गया है ऐसा कोई भी विवाह जो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 के क्लोज 4 के उल्लंघन में किया गया है, ऐसा विवाह भी शून्य होगा। और इसी धारा 11 में ये कहा गया है कि ऐसा कोई भी विवाह जो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 के क्लोज 5 के उल्लंघन में किया गया है, ऐसा विवाह भी शून्य होगा। अर्थात संक्षेप में कहें, ऐसा विवाह जो हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 के क्लोज 1, क्लोज 4 और क्लोज 5 के उल्लंघन में किया जाता है, ऐसा विवाह शून्य होगा। हम इससे पहले लेक्चर में जिसमें हमने हिंदू विवाह की आवश्यक शर्तें पढ़ी थी, तो वहाँ हमने धारा 5 का विस्तृत अध्ययन किया था। अब संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि धारा 5 के क्लोज 1 का उल्लंघन अर्थात द्विविवाह, अगर विवाह के समय वर की कोई जीवित पत्नी है या वधू का कोई जीवित पति है, तो ऐसा विवाह धारा 5 के खंड 1 का उल्लंघन माना जाएगा और ऐसा विवाह शून्य होगा। ऐसा विवाह जिसमें पक्षकार प्रोहिबिटेड डिग्री में आते हैं, प्रतिष्ठित नातेदारी में आते हैं, ऐसा विवाह भी शून्य होगा। और धारा 5(5) का उल्लंघन है ऐसा विवाह जहां विवाह के पक्षकार सपिंडा रिलेशनशिप में है, तो ऐसा विवाह भी शून्य होगा। इस प्रकार धारा 11 के अनुसार द्विविवाह
प्रसिद्ध नातेदारों में किया गया विवाह और सपिंडा नातेदारी में किया गया विवाह शून्य होगा। ऐसे विवाह जो धारा 11 के अंतर्गत शून्य है, वहाँ पर विवाह का कोई भी पक्षकार उसको अकृत घोषित करवाने के लिए न्यायालय में आवेदन कर सकता है। धारा 11 के अनुसार विवाह का कोई भी पक्षकार अगर विवाह इस धारा 11 के अंतर्गत शून्य कैटेगरी में आता है तो इसमें से कोई भी विवाह का पक्षकार दूसरे विवाह के पक्षकार के विरुद्ध याचिका पेश कर उसको अकृत घोषित करवा सकता है। यह है धारा 11 के अंतर्गत विवाह की अकृतता के संबंध में प्रावधान। अर्थात धारा 11 में यह प्रावधान किया गया है कि शून्य विवाह के पक्षकार में से कोई भी पक्षकार दूसरे पक्षकार के विरुद्ध अकृतता की डिक्री पारित करवाने के लिए न्यायालय में याचिका पेश करके अकृतता की डिक्री पारित करवा सकता है और ऐसे विवाह को अकृत और शून्य घोषित करवा सकता है। यह है शून्य विवाह के संबंध में विवाह की अकृतता के संबंध में प्रावधान। अब अधिनियम की धारा 12। अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत शून्य कन्या विवाह के संबंध में प्रावधान किया गया है। अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है, ऐसा विवाह शून्य कन्या होगा जिसमें प्रत्यर्थी नपुंसक है, यानी इम्पोटेंसी ऑफ रेस्पोंडेंट। तो इम्पोटेंसी ग्राउंड पे शून्य कन्या है। धारा 12 के अनुसार ऐसा विवाह भी शून्य कन्या होगा जो अधिनियम की धारा 5 के क्लोज 2 के उल्लंघन में किया गया है, अर्थात अनसाउंडनेस ऑफ माइंड, यानी जहां प्रत्यर्थी धारा 5 के उल्लंघन में विकृतचित्ता की श्रेणी में आता है, तो ऐसा विवाह भी शून्य कन्या होगा। तीसरा, ऐसा विवाह जिसमें अर्जीदार की सहमति कंसेंट ऑब्टेन बाय फोर्स और बाय फ्रॉड, जहां अर्जीदार की सम्मति बल के द्वारा या कपट के द्वारा प्राप्त की गई है, ऐसा विवाह भी धारा 12 के अंतर्गत शून्य कन्या विवाह की श्रेणी में आता है। और धारा 12 के अंतर्गत ऐसा विवाह जिसमें विवाह के समय प्रेगनेंसी एट द टाइम ऑफ ऐसा विवाह भी शून्य कन्या की श्रेणी में आएगा जहां प्रत्यर्थी विवाह के समय अर्जीदार से भिन्न किसी अन्य से गर्भवती हो। तो इस प्रकार धारा 12 में ये 4 विवाहों को शून्य कन्या विवाह की कैटेगरी में रखा गया है। एक पहला है प्रत्यर्थी की नपुंसकता, दूसरा है विकृतचित्ता, तीसरा है जहां अर्जीदार की सम्मति बल या कपट के द्वारा भी प्राप्त की गई है, और चौथा है जहां प्रत्यर्थी विवाह के समय अर्जीदार से भिन्न किसी अन्य से गर्भवती हो। इन 4 विवाहों को धारा 12 के अंतर्गत शून्य कन्या की श्रेणी में रखा गया है। और हम जानते हैं कि ऐसा विवाह जो शून्य कन्या की श्रेणी में आता है, वहाँ पर पक्षकार के पास विकल्प है। कौन से पक्षकार के पास? पीड़ित पक्षकार के पास। वहाँ पीड़ित पक्षकार के पास ये विकल्प है कि वो न्यायालय में जाकर इस विवाह को अकृतता की डिक्री प्राप्त करके शून्य घोषित करवा सकता है।
अर्थात इसमें ये कहा गया है कि यहाँ आवेदन करना पड़ेगा पीड़ित पक्षकार को, जबकि यहाँ आवेदन कौन कर रहा था? यहाँ शून्य विवाह को अकृत घोषित करवाने के लिए आवेदन कोई भी पक्षकार, विवाह का कोई भी पक्षकार दूसरे पक्षकार के विरुद्ध याचिका पेश करके आवेदन कर सकता है। लेकिन धारा 12 के अंतर्गत यहाँ कौन आवेदन कर रहा है? यहाँ आवेदन कर रहा है पीड़ित पक्षकार। तो पीड़ित पक्षकार जो दूसरे पक्षकार के विरुद्ध याचिका पेश करके इस विवाह को, इस शून्यकरणीय विवाह को अकृतता की डिग्री प्राप्त करके अकृत घोषित करवा सकता है। यह प्रावधान है धारा 12 के अंतर्गत। अब एक क्वेश्चन है कि विवाह को अकृत घोषित करवाने के लिए याचिका कौन से न्यायालय में पेश की जाएगी? तो यहाँ हमारा जवाब होगा, ऐसी याचिका पेश की जाएगी जिला न्यायालय में। अगर हम इसको और ऑथेंटिक जवाब देना चाहें तो हम कह सकते हैं कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 19 में यह कहा गया है कि इस अधिनियम के अंतर्गत पेश की जाने वाली हर अर्जी जिला न्यायालय में पेश की जाएगी। अतः हम ये कह सकते हैं कि विवाह की अकृतता के लिए डिग्री प्राप्त करने के लिए हम इस अधिनियम के अंतर्गत जिला न्यायालय या फिर पारिवारिक न्यायालय में अर्जी पेश कर सकते हैं। हमें अंत में यहाँ इन 2 पॉइंटों को विशेष ध्यान देना होगा। अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 में ये कहा गया है, न्यायालय में अगर कोई पीड़ित पक्षकार इन 2 आधारों पर विवाह को अकृत घोषित करवाना चाहता है तो न्यायालय उस याचिका को तभी ग्रहण करेगा अगर धारा 12 की उपधारा 2 के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों की पूर्ति होती हो। जैसे ग्राउंड है ये, जहां अर्जीदार की सम्मति बल या कपट के द्वारा प्राप्त की गई है, तो ऐसी याचिका न्यायालय तभी ग्रहण करेगा यदि अर्जीदार ने ऐसी याचिका बल के परिवर्तन ही हो जाने से या कपट का पता चल जाने से 1 वर्ष के भीतर पेश की गई हो। अगर ये अर्जी 1 साल की लिमिटेशन के बाद पेश की जाती है, यानी बल के परिवर्तन ही हो जाने और या जहां फ्रॉड की बात है तो ऐसे फ्रॉड का पता चलने से अगर 1 वर्ष के बाद पेश की जाती है तो वहां यह न्यायालय इस याचिका को ग्रहण नहीं करेगा। अतः धारा 12(2) के अंतर्गत हम ये कहेंगे कि इस ग्राउंड पे अगर हम रिलीफ लेना चाहते हैं, विवाह को अकृत घोषित करवाना चाहते हैं, तो अर्जीदार को ऐसी याचिका बल के परिवर्तन ही हो जाने से या दूसरे केस में कपट का पता चल जाने से 1 वर्ष के भीतर पेश करनी होगी। और दूसरा एक ग्राउंड और दे रखा है कि अगर यहाँ पर जिस दिन बल परिवर्तन ही हुआ या जिस दिन से कपट का पता चला उस दिन के बाद अगर अर्जीदार की पूर्ण सम्मति से वह दूसरे पक्षकार के साथ पति या पत्नी जैसी भी स्थिति है रहा हो तो ऐसी दशा में न्यायालय इस अर्जी को ग्रहण नहीं करेगा। तो संक्षेप में कहें, दूसरा आधार यह भी है कि अर्जीदार इस आधार के अधीन जब न्यायालय में अर्जी पेश कर रहा है तो ये तथ्य उसमें होगा कि जिस दिन से उसको बल का परिवर्तनहीन हुआ है या जिस दिन से उसको कपट का पता चला है उसकी पूर्ण सहमति से वह दूसरे पक्षकार के साथ यानी प्रत्यर्थी के साथ वह अपनी पूर्ण सम्मति से पति या पत्नी जो भी स्थिति है के रूप में नहीं रहा है। तो ऐसा आधार है तभी न्यायालय इस अर्जी को ग्रहण करेगा, अन्यथा वो ग्रहण करने से इनकार कर सकता है। और ये जो चौथा आधार है धारा 12 के अंतर्गत, जहां इस आधार पर हम विवाह को अकृत करने के लिए अर्जीदार जा रहा है, क्या कि जो प्रत्यर्थी थी वो विवाह के समय अर्जीदार से भिन्न किसी अन्य से गर्भवती हो, तो यहाँ न्यायालय उस अर्जी को तभी ग्रहण करेगा जब ये 3 तथ्यों का न्यायालय को समाधान हो जाए। ये 3 तथ्य क्या है? पहला, इस अर्जी में अर्जीदार इस तथ्य का जिक्र करेगा कि विवाह के समय वह इस गर्भवती वाला जो आधार है यानी गर्भवती का जो तथ्य था उससे अनभिज्ञ था।
यानी उसको ये पता नहीं था कि प्रत्यर्थी विवाह के समय गर्भवती है। एक दूसरा, उसे न्यायालय से ये समाधान करना होगा कि मैंने ये अर्जीदार ने ये अर्जी 1 वर्ष के भीतर पेश की गई है। 1 वर्ष कब से? अगर ये विवाह इस अधिनियम से प्रारंभ से पहले का है तो अधिनियम के प्रारंभ से 1 वर्ष के भीतर, और दूसरे केस में अगर ये विवाह इस अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद का है तो विवाह के समय से 1 वर्ष के भीतर पेश की जानी चाहिए। और तीसरा आधार है इसके अंतर्गत यह है कि जिस दिन से उसको इस तथ्य का पता चला उस दिन के बाद अर्जीदार की सम्मति से प्रत्यर्थी के साथ वैवाहिक संभोग नहीं हुआ है। यानी उसको ये तीनों तथ्यों को अर्जी में लिखने के बाद न्यायालय को इसका समाधान करना होगा। जब न्यायालय तीनों तथ्यों से समाधान हो जाता है तब इस आधार पर विवाह की एकरत्ता की डिक्री को पारित करेगा, अन्यथा वो अर्जी को ही ग्रहण करने से इनकार कर सकता है, या ये कहें कि वह एकरत्ता की डिक्री पारित नहीं करेगा। इस प्रकार यह था हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत विवाह की एकरत्ता के संबंध में प्रावधान। अंत में अगर हम ये रिवाइज करना चाहें तो हम संक्षेप में ये कह सकते हैं, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत शून्य विवाह को या फिर शून्य कन्या विवाह को एकरत्ता की डिक्री के द्वारा एकरत्त घोषित करवाया जा सकता है। धारा 11 के अंतर्गत शून्य विवाह कौन कौन से हैं? तो हमारा जवाब होगा शून्य विवाह है जहां विवाह के समय वर की कोई जीवित पत्नी हो या वधू का कोई जीवित पति हो, ऐसा विवाह शून्य होगा। दूसरा, ऐसा विवाह भी शून्य होगा जहां वैवाहिक पक्षकार या तो प्रतिष्ठित डिग्रियों के अंतर्गत आते हों या फिर स्पिंडा रिलेशनशिप यानी सपिंड नातेदारी के अंतर्गत आते हों और दोनों पक्षकारों में से कोई भी दोनों पक्षकारों की कोई रूढ़ि या प्रथा उनके बीच में विवाह अनुज्ञात नहीं करती है, तो ये विवाह शून्य होगा। शून्य विवाह को न्यायालय में जाकर एकरत्ता की डिक्री पारित करवा के एकरत्त और शून्य घोषित करवा सकता है कौन? कोई भी पक्षकार। शून्य कन्या विवाह अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत संक्षेप में कहें तो ऐसा विवाह शून्य कन्या होगा जहां प्रत्यर्थी नपुंसक है और इस नपुंसकता के कारण विवाहोत्तर संभोग न हुआ हो। ये आधार मेंशन करना जरूरी है कि प्रत्यर्थी की नपुंसकता और इस विवाहोत्तर संभोग ना हुआ हो। दूसरा आधार है चित्त की विकृतता। तीसरा है जहां अर्जीदार की सम्मति बल या फिर कपट के द्वारा प्राप्त की गई हो, और चौथा आधार है कि जहां प्रत्यर्थी विवाह के समय अर्जीदार से भिन्न किसी अन्य से गर्भवती हो। ये चारों विवाहों को धारा 12 के अंतर्गत शून्य कन्या की श्रेणी में रखा गया है, और शून्य कन्या के विवाह में जो पीड़ित पक्षकार है उसको आवेदन करना होगा, और वो एकरत्ता की डिक्री प्राप्त करने के लिए न्यायालय में आवेदन कर शून्य कन्या विवाह को शून्य घोषित करवा सकता है, यानी ऐसे विवाह को एकरत्त घोषित करवा सकता है। यहाँ पे मैं अंत में फिर आपका ध्यान दिलाना चाहूँगा कि इन दो आधारों पर जहाँ याचिका पेश की जाती है वहाँ याचिकाकर्ता को न्यायालय को कुछ विशेष समाधान करना होता है। जहाँ इस आधार पर याचिका पेश की गई है तो पहला है कि जब से वो बल या जब से वो कपट का पता चला है तब से 1 वर्ष के भीतर भीतर अर्जी पेश की हो, या जब से वो बल परिवर्तनहीन हुआ है या जब से वो कपट का पता चला है उस दिन के बाद अर्जीदार की पूर्ण सम्मति से अर्जीदार प्रत्यर्थी के साथ पति या पत्नी जैसी भी स्थिति है के रूप में नहीं रहा है। और यहाँ पर न्यायालय को समाधान करना होगा कि जहाँ प्रत्यर्थी अर्जीदार से भिन्न किसी अन्य से गर्भवती है वहाँ हमें 3 याचिकाकर्ता को इन 3 तथ्यों से न्यायालय को समाधान करना होगा। पहला यह है कि वह विवाह के समय इस गर्भवती वाले तथ्य से अनभिज्ञ था। दूसरा कि अर्जी 1 वर्ष के भीतर भीतर पेश की है। कब से 1 वर्ष? अगर वो विवाह इस अधिनियम से पहले का है तो अधिनियम के प्रारंभ से 1 वर्ष के भीतर, और अगर वो विवाह इस अधिनियम के बाद का है
तो विवाह के समय से 1 वर्ष के भीतर पेश की है। और तीसरा, जिस दिन से उसको इस तथ्य का पता चला है अर्जीदार की सम्मति से प्रत्यर्थी के साथ कोई विवाहोत्तर संभोग नहीं हुआ है। जब ये 3 तथ्यों से समाधान कर देगा, न्यायालय विवाह की अकृतता की डिक्री पारित कर देगा। यह था हिंदू विवाह के अंतर्गत, हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत धारा 11 और धारा 12 विवाह की अकृतता के संबंध में प्रावधान। धन्यवाद।